हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड ऑफ मेंसुरेशन। इससे पहले हम क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड कर चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ाया था। जिसको अगर वो पढ़ना हो तो वो जाके प्ले लिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, वहाँ से वो जाके पढ़ सकता है। ठीक है, तो वैसे ही हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स के बारे में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले पैरेललोग्राम आप जान लो कि पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है? बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती है ना, अपोजिट साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। आपस में इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। जैसे हमने पीछे रेक्टेंगल पढ़ा था, अब रेक्टेंगल भी क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है। उसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल भी होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। ठीक है, हम वो कह सकते हैं कि रेक्टेंगल भी एक ही है, असल में एक पैरेललोग्राम ही है। पर लेकिन हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में हमेशा हर एक जो जहाँ पे वर्टिसेस होता है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है। अब जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक और कॉन्सेप्ट सीख लो कि क्वाड्रिलेटरल। अगर सपोज करो आपको एक कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और आपको पूछा हो कि उसका एरिया निकालना है, तो आप एरिया उसका कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, पहले आप ये जान लो एक कि जैसे सपोज करो आपके पास ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, जहाँ रेक्टेंगल है। अब देखो, अगर आपको इसका एरिया बोला हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, हम ये जानेंगे आज। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, सपोज करो जी आपके पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें पता है कि ए सी एंड बी डी ये क्या होंगे, इसके डायगनल। ठीक है, ये क्या होंगे, इसके डायगनल। सपोज करो ये डायगनल है D1 और ये डायगनल है हमारा D2। ठीक है, और ये आपस में जब ये जहाँ पे ओ किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और आपस में ये इधर एंगल बना रहे हैं, समझ लो θ1, इधर एंगल बना रहे हैं θ2, तो हम कह सकते हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा ना, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन ऑफ θ1। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 इंटू साइन जो भी इनके बीच में एंगल बन रहा हो। ठीक है, और जे इक्वल होगा 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन θ2। चाहे आप एंगल जे वाला लो चाहे एंगल जे वाला लो। ठीक है, तो साइन थीटा की मतलब थीटा की जगह चाहे आप जे वाला एंगल पुट करो चाहे जे वाला एंगल पुट करो, आपका एरिया एकदम बराबर ही आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं क्या होता है, हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। और इधर थीटा क्या होगा, जो भी हमारे डायगनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो एंगल बनाएंगे वो। ठीक है, तो वैसे यही आ गया हमारा एक कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल का। अब क्वाड्रिलेटरल में एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ क्या होती है, मैं एक और बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे एक जे क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो यार, ये क्या बन रहा है, हाँ, ये बना लिया हमने ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने। अब पता है जो इसका डायगनल होगा। ठीक है, सपोज करो ये इसका डायगनल है ना, ये डायगनल इसका। अब जो डायगनल होगा हमें दिख रहा है कि ये इसको क्या करेगा, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब जो क्या होता है, डायगनल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, वो उसको क्या कहता है, दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है। अब सपोज करो इसकी साइड होती है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी मतलब कोई अलग अलग साइड्स होती है इसकी। ठीक है, अब हमें दिया होता है कि ये साइड्स बराबर नहीं है, और वैसे ही जो डायगनल की हमें लेंथ दी होती है, सपोज करो D1, तो इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते थे, हम क्या करते, इसी ट्राइंगल का भी एरिया निकालते, अब इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालते, और दोनों को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ टोटल क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अब देखो हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके। अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, एस इंटू एस माइनस मतलब फर्स्ट साइड, एस माइनस थर्ड साइड, एस माइनस मतलब एस माइनस सेकंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। ठीक है, तो यही होता है ना हीरोन्स फार्मूला। हम इसको यूज़ करके इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों का जब हम एरिया निकालेंगे उसको ऐड कर लेंगे हम आपस में। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूरा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इधर एस ए बी सी है, सपोज करो इधर मतलब ए बी, इसको सी मान लो। ठीक है, इसको सी मान लो, इसको ई मान लो। ठीक है, तो ये हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मतलब छोटा सी
जल्दी है। तो मतलब ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास ये। वैसे हम इस वाले ट्राइंगल का भी हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे और उनको ऐड कर लेंगे आपस में, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही दो अलग अलग ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के हम टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एक और कंसेप्ट। और एक और कंसेप्ट है इसका, एक और कंसेप्ट क्या कहता है, सपोज आपके पास एक ऐसे ही हमने एक बना लिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब जो इसके जो एक डायगोनल है, ऐसे आ रहा है डायगोनल, सपोज करो ए बी सी डी था, ए बी सी डी, और ए सी क्या था, डायगोनल। हम क्या कर रहे हैं, बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया डायगोनल पे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल। सपोज करो ये H1 हमने ड्रा किया, ठीक है। वैसे ही डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया डायगोनल पे, सपोज करो ये हमने H2 ड्रा किया। अब देखो जो इस वाले ट्राइंगल का पूरे का एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है इसका, AC, अगर हम बेस ले लें तो हाइट आ जाएगी इसकी H2, ठीक है। और वैसे अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है हमें, इसका कैसे निकालते हैं, हाफ और डायगोनल AC, ठीक है, AC को हम बेस ले लेंगे और इंटू हाइट H1। और वैसे हमें पूछा होता कि टोटल क्वाड्रिलेटरल जो ABCD का एरिया वो कितना आ जाता, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं आपस में। इन दोनों को जब प्लस करें क्या आ जाएगा, 1/2 AC इंटू H1 प्लस H2। तो मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा ABCD का क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है वो क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर हमें दिया हो उस पर ड्रा किए हुए, ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस से, तो हम कह सकते हैं जो डायगोनल होगा, डायगोनल इंटू जो ये हाइट 1 इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, ठीक है। तो ये आते हैं हमने कुछ क्वाड्रिलेटरल के जे पढ़ लिए, ठीक है। और वैसे ही अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या आ गया, दो साइड्स क्या होती हैं आपस में, इक्वल और पैरेलल। अब जान लो सबसे पहले एक पैरेलल लाइंस होती हैं और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास दो लाइंस है, ठीक है, टू लाइंस है, वो आपस में हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ तो वो क्या कर सकती हैं आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे उनको। जहाँ फिर क्या करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनको कहेंगे हम पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, देखो ऐसे हमने दो लाइंस ड्रा की, जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं ना, काट रही हैं, ठीक है, कटता सबका है। देखो ABCD, हमने AB और CD दो लाइंस ड्रा की, जो आपस में कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट O पे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऐसी लाइन होती हैं कि जो ज़िंदगी भर साथ रहती हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे, मतलब ज़िंदगी भर कभी साथ नहीं रहती, बस एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही हैं, उसके बाद इनके रास्ते क्या हो रहे हैं, अलग अलग, मतलब ये आपस में कभी ज़िंदगी भर मिलेंगे नहीं, ठीक है। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं मतलब कभी भी नहीं मिलती हैं आपस में, ठीक है, पर लेकिन हमेशा क्या साथ दौड़ती हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी, ABCD, ठीक है, AB और CD आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी, पर हमेशा क्या जे साथ चलती रहेंगी लास्ट तक, ठीक है। तो ये आ जाती हैं हमारी पैरेलल लाइंस, ये आ जाती हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब वैसे ही ये हमने पढ़ लिया कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। अब वैसे ही हम पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मतलब हम ड्रा कर सकते हैं ऐसे, सपोज करो हमने ऐसे दो पैरेलल लाइंस ड्रा कर ली, ठीक है। मतलब सपोज करो AB पैरेलल लाइंस ड्रा कर ली, ठीक है, और C इधर D मान लो, ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम ड्रा कर ली। और वैसे ही जो इसकी दूसरी साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। मतलब हमने इधर से ट्रांसवर्स डाल ली, इधर से भी ट्रांसवर्स डाल ली। मतलब ये जो A है ना, इसको इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, इस पॉइंट को C मान लो, इस पॉइंट को D मान लो, ठीक है। मतलब हमारे पास ABCD क्या आ जाएगा आपस में, पैरेललोग्राम। मतलब ABCD क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। हम कह सकते हैं मतलब जो हमारी AB होगी, ठीक है, जे वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, और जो जे वाली साइड है जे वाली इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो जे आ जाता है हमारा पैरेललोग्राम। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, हम एरिया कैसे निकालेंगे इसका, सपोज करो कि किसी पॉइंट मतलब A से जैसे हम इधर ड्रा कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, इधर हमने ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो जो जे बेस आ गया इसका, और जे इसी बेस पे जे वाली हाइट आ गई H1, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया पैरेललोग्राम होगा क्या होगा, DC इंटू H1। मतलब जो बेस है और बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, तो उसी को हाइट को हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे, वो आ जाता है हमारे पास एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा, DC इंटू हाइट 1। वैसे अगर सपोज करो इधर हम C से बनाते इस पॉइंट पे H2, तब इधर एरिया क्या होता, वन मतलब
एरिया क्या होता, तब इस केस में ए बी हमारा बेस आ जाता, ठीक है। मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ना जिस साइड पे, वो क्या होगा हमारा बेस। मतलब जैसे इस केस में, फर्स्ट वाले केस में हमारा क्या डी सी बेस था, अब H2 के केस में हमारा क्या ए बी बेस होगा, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमें एरिया निकालने का तरीका। अब इसका एक और तरीका होता है एरिया निकालने का, वो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब एक और तरीका क्या होता है इसका एरिया निकालने का, कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। सपोज करो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। ऐसे जे सपोज करो एक पैरेललोग्राम है, क्या ए बी सी डी, ठीक है। अब बना पैरेललोग्राम, हाँ। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। जे वाली साइड इसके पैरेलल है, जे वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। और हमें बोला है कि जो ए सी है और ए बी सी डी और डी सी, मतलब ए सी ए डी और डी सी के बीच में जो एंगल है वो है θ1। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो इसका एरिया होगा ना, एरिया क्या होगा, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड होती है मतलब साथ वाली साइड, मतलब ये ए डी और डी सी, मतलब कह सकते हैं कि जो ए डी इंटू डी सी, इसका प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ जो इनके बीच में एंगल है, एंगल क्या है θ1, तो इसको हम मान लेंगे ये क्या होगा एरिया। वैसे अगर सपोज करो इधर दिया होता हमें θ2, तो हम सिंपली कह सकते थे ये क्या होगा बी सी इंटू सी डी इंटू साइन θ2। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो एडजेसेंट साइड का, मतलब एडजेसेंट साइड मतलब साथ वाली साइड्स का जो प्रोडक्ट होगा और उसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसका साइन थीटा, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यही इसमें था कि एक क्या होता है, एक तो तरीका आ गया हमारा बेस इंटू हाइट वाला, अगर हमें बेस भी दिया हो हाइट भी दिया हो, और अगर बाई चांस हमें हाइट नहीं दिया, हाइट की बजाय हमें एंगल दिया उनके बीच में, ठीक है। कोई भी दो एडजेसेंट साइड के बीच में हमें एंगल दिया, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो एडजेसेंट साइड होगी उनका प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ठीक। तो ये था सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका पैरेललोग्राम का। अब वैसे हम क्वेश्चंस की मदद से करते हैं पैरेललोग्राम को, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें बेस दिया है और हाइट दी है 15 और 6, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया हमने पढ़ा बेस इंटू हाइट होता है, 15 6 90, तो 90 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, तो 15 6 90, ठीक है। तो 90 आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम द अपोजिट साइड इज। अब बोला है हमें अपोजिट साइड से क्या डिस्टेंस। अब हमने पढ़ा है कि जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है, मतलब हाइट ऐसे ड्रा करें हम जहाँ से जहाँ तक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, अपोजिट साइड से जहाँ तक डिस्टेंस ही तो है, ये अपोजिट साइड से क्या है, जहाँ तक डिस्टेंस ही तो है। मतलब हम कह सकते हैं जो इधर लिखा हुआ है इस लैंग्वेज में कि जो अपोजिट साइड से डिस्टेंस है वो है 22 सेंटीमीटर। ये असल में क्या है, हाइट ही तो है, ठीक है। और ये हाइट है, ये इसी का बेस है, तो इसका एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट, मतलब कह सकते हैं 24 इंटू 22, मतलब 528 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में था, तो हम इसको आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना 24 इंटू 22, ठीक है। हम सिंपली लास्ट में 8 था तो 8 मार्क करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये सेम देखो, सॉरी, एडजेसेंट साइड्स दिए हमें पैरेललोग्राम की 6 और 8, और एंगल बिटवीन दैम दिया 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि क्या, हमें बताना है कि एरिया क्या होगा। हमने पढ़ा एरिया, एरिया क्या होता है कि मतलब जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ थीटा, जो इनके बीच में एंगल होगा वही तो होता है हमारा एरिया। अब देखो एडजेसेंट साइड कितनी है, 6 इंटू 8 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, मतलब कह सकते हैं 6 इंटू 8 और साइन थीटा कितना होता है 1/2, 2 से कटा 2 4 जा 8, मतलब 6 4 जा 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए पार्ट हमने मार्क कर दिया, ठीक है। कैसे मार्क किया कि दो एडजेसेंट साइड दी थी 6 इंटू 8 इंटू साइन थीटा मतलब 1/2, ठीक है। तो हमारा 24 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और आपको थोड़ा सा भी बिल्कुल भी कुछ डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। और इसी फाइल की अगर मतलब ये जो पूरी फाइल है इसकी एनोटेशन फाइल चाहिए होगी उसको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, पैरेललोग्राम है, साइड दी है, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल दिया है हमें 40 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा। अब देखो मैं एक बात आपको बताना भूल गया, इधर ही बता देता हूँ मैं, चलो ठीक है। जैसे हमने पैरेललोग्राम ड्रा किया पैरेललोग्राम ड्रा, ठीक है, ये हमने ड्रा कर दिया एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी कर लिया। अब देखो जहाँ से एक डायगोनल जा रहा है,
अब अगर हम ध्यान से देखें, जे वाली साइड इसके इक्वल है, जे वाली साइड इसके इक्वल है और डायगोनल इनके बीच में कॉमन, मतलब जो हमारे ये दोनों ट्राइंगल होंगे ना, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दो हमारे जो ट्राइंगल होंगे ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी, ये आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनका एरिया आपस में बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो हमेशा पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यही मैंने आपको समझाना था कि जो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसको दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, हमेशा। अब हमें यही बोला कि एक साइड है 30 सेंटीमीटर, मतलब हम समझ लेते हैं इसको है, ये है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी साइड हमें दी है 20 सेंटीमीटर और उसका डायगोनल दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, दोनों को सम कर लें, पर लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, अगर बराबर है तो हम एक का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है ना, हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, क्लास नंबर 2 ऑफ मेंसुरेशन में। ठीक है, अब देखो हमें एस निकालना हो, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब 30 और 40 70 प्लस 2 90, मतलब 90/2। पेरीमीटर का ही तो आधा होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं कि 45 हमारा क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया। अब एरिया हमें निकालना है टोटल ए बी सी डी का, हम सिंपली कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट जो भी 45 इंटू 45 माइनस 30 मतलब 15 इंटू 45 माइनस 20 मतलब 25 इंटू 45 माइनस 40 मतलब 5। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 इंटू, अब देखो इधर 25 मतलब हमने बाहर निकाला, सिर्फ 5 बाहर आएगा, इधर से 5 निकाला अंदर 3 बचा। ठीक है, इधर से 3 निकाला अंदर 15 बचा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 2 या 10, 10 5 या 50, 53 या 150√15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 150√15 मतलब सी पार्ट इज़ द आंसर। और ये मैंने बाहर कैसे निकाला, देखो अंदर 45 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 5 था। अब 5 का अंडर रूट क्या होता है, 5, तो मैंने 5 बाहर निकाल दिया। अब 5 इंटू इधर भी 2 बार 5 था, मतलब इसको लिख सकते हैं ना आप 5 इंटू 3, 2 5 थे, एक 5 बाहर निकाल दिया। अब इसको लिख सकते थे आप 3 इंटू 15, मतलब 2 3 थे, हमने एक 3 बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, 15। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप। वैसे ही अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हमें दिए हैं 25 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द लॉन्गर साइड दिया है हमें ये। तो हमें बताना है एरिया क्या होगा, मतलब हमें लॉन्गर साइड पे हाइट दी है। अगर हाइट हमें लॉन्गर साइड पे दी है तो हम कह सकते हैं जो लॉन्गर साइड होगी वो क्या होगा, बेस, मतलब जे क्या आ गया आपका बेस एंड जे क्या आ गया आपकी हाइट। अब जिसको अगर समझ नहीं लगा, समझ लो कि ऐसे अगर हम पैरेललोग्राम ड्रा करें, ठीक है, एक 25 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें बोला कि जो बड़ी वाली साइड है मतलब 40 सेंटीमीटर है, इस पे अपोजिट से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रा किया, मतलब ये क्या है, हाइट। और ये हाइट है तो मतलब ये क्या होगा, बेस। तो वैसे ही जे क्या आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर वाला बेस, और हाइट हमारी की दी थी कितनी थी, 18 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख लिया हमने, तो ये आ गया बेस, ये आ गई हाइट। तो हम सिंपल कह सकते हैं जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा, 40 इंटू 18, मतलब 18 चौके 72, मतलब 720 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब सी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन बड़े आसानी से हो गए। अब ऐसे एक पेज खाली क्यों छोड़ा मैंने, ठीक है। अब हाँ, द लेंथ ऑफ, हाँ ये मैंने आपको एक बात समझाने के लिए ये पेज खाली छोड़ा मैंने। ये बात क्या थी कि सपोज करो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसे एक पैरेललोग्राम ड्रा कर दिया मैंने, ए बी सी डी कर लिया पैरेललोग्राम ड्रा। अब देखो मैंने ए सी और बी डी दो डायगोनल बनाए हुए हैं, ठीक है, और ये मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पे, ये कर लिया। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ इन पैरेललोग्राम जो एडजेसेंट साइड है ना, मतलब ए डी प्लस सी डी, ठीक है, इनका अगर मैं स्केयर निकालूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, वो किसके इक्वल होगा, डायगोनल के स्केयर के सम के बराबर, मतलब ए सी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए डी का स्केयर होगा प्लस सी डी का स्केयर होगा इक्वल्स टू इंटू 2, वो इक्वल होगा किसके, ए सी का स्केयर, मतलब D1 का स्केयर प्लस D2 का स्केयर। ये आपको बात याद रखनी है क्या, कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ना, एडजेसेंट साइड्स मतलब साथ वाली साइड, जैसे जे चाहे जे भी ले सकते हो चाहे जे भी ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी लो जो एडजेसेंट साइड होती है उनके स्केयर का सम
उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें, जहाँ हम सिंपली कह सकते हैं उनके स्क्वायर का सम, वो क्या होगा, इधर 2 काट के इधर भी लिख सकते हो, वो होगा हाफ हाफ डायगोनल के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये था, आपको मैंने ये बात समझानी थी। अब वैसे इधर हमें दिया लेंथ ऑफ डायगोनल दिया है पैलोग्राम 10√3 और 10√2, तो हमें बताना है कि साइड ऑफ पैलोग्राम क्या होगी। तो हम कह सकते हैं हाफ हाफ इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 300, इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 200। ठीक है, मतलब 300 प्लस 200 500, वो इक्वल होगा किसके 13 का स्क्वायर मतलब 169 प्लस जो दूसरी साइड है, ठीक है साइड 2 का उसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 250। अब 250 में से 169 निकालें मतलब 81 इक्वल टू S2 का स्क्वायर। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो S2 होगा वो कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो हमें यही बोला था कि पैरीमीटर हमें निकालना था पैलोग्राम का। अब पैरीमीटर ऑफ पैलोग्राम क्या होगा, एक साइड हमें पर लगी 13 सेंटीमीटर, दूसरी साइड हमें पर लगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने पैरीमीटर का फार्मूला बताया था आपको, रुको देखने दो, हाँ पैरीमीटर रह गया। तो पैरीमीटर का फार्मूला अब लिख लो। अब पैरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, सिंपल जैसे हम रेक्टेंगल का निकालते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, मतलब आप कह सकते हो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ये होता है पैलोग्राम का पैरीमीटर। तो इधर ही हमने क्या निकालना था, पैरीमीटर निकालना था ना, कहाँ गया, हाँ पैरीमीटर निकालना था। अब देखो एक साइड आ गई हमारे पास 9, एक साइड आ गई है 13, मतलब आप कह सकते हैं 13 प्लस 9 इंटू 2, मतलब 13 9 22 इंटू 2 मतलब 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 कहाँ गया डी पार्ट, तो डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब जिसको ये बात समझ नहीं लगी आप फिर से समझ लो कि जैसे ये मैंने शॉर्टकट लिख लिया, तो आप इसको मैंने कैसे लिखा कि हाफ, सबसे पहले 10√3 का स्क्वायर मतलब 300 प्लस 10√2 का स्क्वायर मतलब 200 इक्वल टू जे किसके इक्वल होगा, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस जो दूसरी साइड होगी हमारे पास साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 प्लस 200 500, इसको काटा 250। अब 250 में से ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 माइनस के कितना आ गया 81, 81 क्या होगा दूसरी साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी होगी हमारे पास 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो ऐसे आया था ये साइड इक्वल टू 9। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, आराम से बिल्कुल। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये कि हमें पी क्यू आर ऐसे एक पैरेललोग्राम दिया है, इन विच पी क्यू दिया है। अब देखो इसके लिए हम डायग्राम ही बना लेते हैं आपको अगर अच्छे से समझना है। ठीक है, ऐसे हमने एक डायगोनल पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, हमें बोला कि ए बी सी डी नहीं पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। अब देखो पी क्यू हमें दिया कितना 11 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है हमें 13 सेंटीमीटर और पी आर दिया है हमें 16 सेंटीमीटर। पी आर मतलब ऐसे ड्रा कर लिया हमने। ठीक है, ये दिया हमें 16 सेंटीमीटर। तो हमें बोला कि बट इज़ द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल। हमें बोला कि जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगी उनका डिफरेंस क्या होगा। अब देखो ये क्या है हमारा D1, वैसे हमें D2 नहीं दिया है तो D2 ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा D2। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था जस्ट, क्या होता है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर वो होगा 2 इंटू किसका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो कि D1 हमें दिया मतलब 16 का स्क्वायर 256 प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू PQ का स्क्वायर, PQ कितना 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, जा गया हमारे पास। मतलब आप कह सकते हो जो D2 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा। अब देखो इसको अगर हम प्लस करें कितना आ जाएगा ये 9 1 10, एक कैरी 6 7 8 9, 229 मतलब 290 इंटू 2 माइनस 256। मतलब आप कह सकते हो जो D2 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 290 इंटू 2 मतलब 580 माइनस 250। अब इसको हम माइनस करेंगे जब कितना आ जाएगा हमारा 250 ही है ना ये, हाँ माइनस नहीं 256 है सॉरी। अगर हम इसमें से 250 ही निकालें ठीक है तो कितना बचेगा हमारे पास 250 प्लस 330, मतलब हमारा अगर शेक कर ले तो कितना बचेगा ये 324। मतलब हमारा D2 का स्क्वायर बन रहा है कितना 324, तो हमारे पास D2 कितना आ जाएगा। अब 324 हमें पता है किसका होता है 18 का स्क्वायर, जा गया हमारे पास D2 18। अब हमें क्या बोला था कि डिफरेंस निकालना है हमें लेंथ ऑफ डायगोनल का। अब देखो एक डायगोनल हमें दिया है 16 सेंटीमीटर, एक डायगोनल आ गया 18 सेंटीमीटर, तो मतलब जो डिफरेंस ऑफ डायगोनल होगा, डिफरेंस ऑफ डायगोनल वो कितना होगा 18 माइनस 16, मतलब 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा डायगोनल में। तो हम बी पार्ट आंसर मार्क कर सकते हैं क्या 2 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो अगर आपको किसी में को कुछ भी डाउट होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको अगली क्लास में क्लियर करवा दूंगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट समझा दिया था कि शॉर्टकट आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन मैंने एकदम डिटेल में समझाया आपको, मैंने एक एक वैल्यू लिख के। ठीक है, तो जे और जे क्वेश्चन दोनों सेम थे। अब वैसे ही हम अपना अगला चीज़ करते हैं। अगली चीज़ क्या है? रोम्बस। अब देखो रोम्बस और पैरेललोग्राम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? विद ऑल साइड्स इक्वल। इसमें क्या होता है? सिंपल डिफरेंस, ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, और जो इसके डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो इसके मतलब जिसकी साइड्स होती हैं आपस में सारी इक्वल होती हैं, और जो इसके डायगोनल होते हैं ना आपस में 90 डिग्री में वो इंटरसेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं? सपोज करो हमने ऐसे करके एक रोम्बस बना लेते हैं हम। ये हमने बना लिया एक रोम्बस। ठीक है, रुको बना रहा हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। हाँ, जे सपोज करो हमने एक रोम्बस बना लिया। अब देखो इसकी जे वाली साइड इसके इक्वल है, जे वाली साइड इसके इक्वल, और ये चारों साइडें आपस में क्या होंगी? इक्वल, और आपस में क्या होंगी? पैरेललोग्राम। जैसे ए बी सी डी, मतलब सी डी, ये हमने क्या बना लिया? रोम्बस। अब देखो अगर हम यहाँ से डायगोनल ड्रा करें और वैसे ही यहाँ से डायगोनल ड्रा करें, ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और ये डायगोनल क्या करते हैं? आपस में मतलब 90 डिग्री भी करते हैं एंड बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये बराबर हिस्से में कटते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? हमारा रोम्बस। अब हमें इसका अगर पैरीमीटर निकालना हो, सिंपल कह सकते हैं पैरीमीटर, इसकी चारों साइडें इक्वल हैं, है ना? चारों साइडें इक्वल, जे वाली साइड, जे वाली साइड, जे वाली साइड और जे वाली साइड। हम सिंपल कह सकते हैं जो इसका मतलब जो इसका पैरीमीटर होगा वो क्या होगा? 4 इंटू साइड। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हम सिंपल कह सकते हैं कि जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो जो आ जाता है इसका एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, और इसका एक और चीज़ हम समझेंगे, क्या समझेंगे? कि प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इंटू साइन ऑफ एंगल इंक्लूडेड इन दैम। वही सेम चीज़ जैसे ये था हमारा जे फिगर थी। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम ऐसे रोम्बस बना ले इधर ही एक और, ठीक है, ये हमने बना लिया रोम्बस। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी, ये हमारा सपोज करो क्या आ गया? हमारा रोम्बस। ठीक है, ये आ गया हमारा रोम्बस। अब इसमें हर एक साइड क्या होगी? हमारी इक्वल होगी। अब अगर सपोज करो आपको इधर दिया θ1 और इधर दिया θ2, तो आप सिंपली कह सकते हो जो प्रोडक्ट है एडजेसेंट साइड का, मतलब जे वाली साइड इंटू, अब देखो इसकी हर एक साइड ए होगी, मतलब इक्वल होगी, तो आप सिंपल कह सकते हो जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा वो क्या होगा? ए इंटू ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो भी प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, मतलब साइन θ1, मतलब सिंपल कह सकते हो साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा चाहे θ1 ले लो चाहे θ2 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपकी एक और प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, पर वो मैं क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसका मैं तभी समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। अब देखो इफ़ पैरीमीटर ऑफ रोम्बस हमें दिया है 4p, क्या दिया है? पैरीमीटर दिया है। तो जहाँ से आप अगर आपको साइड बोला होता निकालने को तो आप सिंपली निकाल देते, साइड क्या होती है? p। ठीक है, क्योंकि 4p है तो क्यों साइड क्या होती है? 4 इंटू, मतलब पैरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो साइड क्या है इधर p। और बोला कि लेंथ ऑफ डायगोनल दिया है हमें ए बी, तो हमें बताना उसका एरिया क्या होगा। अब देखो हमें जहाँ तक पता है कि एरिया होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इंटू 1/2। ठीक है, मतलब 1/2 d1 इंटू d2, यही तो होता है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब हमें पैरीमीटर की कुछ ज़रूरत है, मतलब ये हमें ऐसे ही एक्स्ट्रा दिया हुआ था, इसकी कोई ज़रूरत थी भी नहीं, मतलब हमें सिर्फ इतना सा दिया होता हम इसको आंसर लगा सकते थे। अब हमें डायगोनल दिया ए और बी है, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो इसका एरिया होगा, एरिया क्या होगा? हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब ए इंटू बी, ए बी अपॉन 2, मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको इसमें सिर्फ क्या दिया था? ये जो पैरीमीटर था ये आपको ऐसे दिया था बिना फालतू के, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस दिया हमें, हमें बताना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस टू द स्क्वायर क्या होगा? शॉर्टर डायगोनल वाले का। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज करो आपके पास एक रोम्बस है, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं तो इसको डायरेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये ऐसे आपके पास एक रोम्बस है। अब वैसे ही एक इधर क्या है, ये शॉर्टर डायगोनल समझ लो, ठीक है आप, और ये बड़ा वाला डायगोनल। अब हमें बोला कि जो छोटा वाला डायगोनल है ना, इसी पे हमने क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है। अब स्क्वायर की भी हर एक साइड इक्वल होती है आपस में, ठीक है। अब जो शॉर्टर डायगोनल है इसी पे हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। ये क्या था इसका, शॉर्टर डायगोनल, ठीक है, शॉर्टर डायगोनल। अब इसी पे हमने एक स्क्वायर बनाया, तो हमें बोला कि रेशो हमें निकालना है, एक तो एरिया ऑफ रोम्बस की और एरिया ऑफ स्क्वायर की रेशो निकालनी है। अब देखो, अगर आपको सपोज करो आप जो डायगोनल है ना, पहले डायगोनल को 2 ही मान लो और दूसरे डायगोनल को 5 ही मान लो, क्योंकि हमें क्या बोला है, रेशो में दिया हुआ आंसर। अगर हमें रेशो में दिया तो हमें ज़रूरी है क्या, क्योंकि लास्ट में तो कटना ही है, ठीक है। तो हम सिंपली मान सकते हैं कि जो हमारा D1 है 2 है और D2 है हमारा वो क्या है, सिर्फ 5। तो अब देखो, अगर D1 और D2 हमें दिया है 5 है, ठीक है, 5 और 2 है, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा, एरिया ऑफ रोम्बस वो क्या होगा, हाफ D1 इंटू D2, मतलब हाफ 2 इंटू 5, मतलब 2 से 2 कट गया, सिर्फ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 5। अब वैसे ही हमें रेशो निकालनी है किसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर की। अब एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हमें छोटे डायगोनल पे है, छोटा डायगोनल कौन सा है, 2 वाला, तो हम कह सकते हैं जो एरिया होगा वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो रेशो कितनी आ जाएगी इसकी, 5:4। तो 5:4 को हम सीधा आंसर मार्क कर सकते थे। आपको ये डायगोनल मैंने सिर्फ, ये जो डायग्राम है ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताई है, ऐसे इसको डायग्राम बनाने की ज़रूरत थी नहीं। हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमने छोटा डायगोनल 2 मान लिया, बड़ा डायगोनल 5 मान लिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ 2 इंटू 5, मतलब 2 से 2 कटा, सिर्फ 5। और वैसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, छोटा डायगोनल क्या है, मतलब 2, मतलब 2 का स्क्वायर क्या, 4। हमने पढ़ा है ना, साइड ऑफ मतलब अगर साइड ऑफ स्क्वायर दी हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ रोम्बस दिया है हमें 256 और एक डायगोनल उसका बोला कि हाफ है दूसरे के, मतलब अगर D1 D2, सपोज करो D1 1 है, D2 2 है, ठीक है। मतलब हमें डायगोनल 1 आधा है दूसरे डायगोनल के, हमें बताना है सम ऑफ डायगोनल क्या होगा। देखो, अगर इसको आप 1x मान लो, इसको 2x मान लो, और हमें एरिया दिया हुआ है, और हमें एरिया बताया, एरिया क्या होता है, हाफ फर्स्ट डायगोनल मतलब 1x इंटू 2x, उसकी वैल्यू हमें दी है 256, दी हुई है 256। अब देखो 2 से 2 कट गया, मतलब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 256, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अब 256 का अंडर रूट मतलब 16, एक्स की वैल्यू 16 आ गई। अब देखो डायगोनल 1 क्या होगा हमारा, 16 1 या 16 हो जाएगी, 16 2 या 32। और हमें क्या बोला, सम ऑफ डायगोनल, तो सम ऑफ डायगोनल क्या होगा, 32 + 16 मतलब 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सिंपल फार्मूला लगाया, एक एक्स मान लिया, एक 2x मान लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 16, मतलब अगर x की वैल्यू 16 है मतलब फर्स्ट डायगोनल 16 है, दूसरा डायगोनल 32 है, और इन दोनों को सम कर लिया, हमारे पास 48 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीक़ों से कर सकते हो। अब मैंने आपको, हाँ ये बात मैंने बतानी थी ना कि रोम्बस के बारे में एक चीज़ रह गई है, ठीक है। अब वो चीज़ समझ लो क्या है आपके पास। अगर सपोज करो ऐसे आपके पास एक रोम्बस है, ये मैंने एक रोम्बस बना लिया, ठीक है, ये मैंने एक रोम्बस बना लिया। और देखो जहाँ से हम एक डायगोनल बना रहे हैं ऐसे करके, और जहाँ से एक डायगोनल बना रहे हैं, अब हमें पता है कि जो इसका रोम्बस का डायगोनल होता है वो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब ये, मतलब हम कह सकते हैं जो ये होगा D1/2 होगा, वैसे ये डायगोनल D1/2, और वैसे ही इस वाले को मतलब BO को हम कह सकते हैं ये D2/2, और ये क्या होगा D2/2, ठीक है, कह सकते हैं। और साइड हमने ले ली A, हर एक साइड A ही होगी। अब देखो अगर आप ध्यान से इस वाले ट्राइंगल में ADO में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को ही ले लो आप, सिर्फ ये ट्राइंगल हमने ले लिया। अब ये हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। और हमने राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, और हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें इसी में AOD में, ठीक है, इस ट्राइंगल में। तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब A का स्क्वायर इक्वल्स टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। मतलब हम कह सकते हैं जो A स्क्वायर होगा वो कितना होगा, D1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4,
वैसे ही डी टू का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर मतलब 4, तो हम कह सकते हैं जो डी वन स्क्वायर होगा प्लस डी टू स्क्वायर होगा वो होगा 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब जो डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर वो होगा इक्वल्स टू 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसी बेस पे जो क्वेश्चन है कि एक साइड हमें दी है रोम्बस की 6.5 और एक डायगोनल दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, हमें बताना है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें निकालना है तो उसके लिए दूसरा डायगोनल हमें पता होना चाहिए, और दूसरा डायगोनल हम कैसे निकाल सकते हैं कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर वो इक्वल होगा किसके 5 का स्क्वायर मतलब एक डायगोनल का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर मतलब दूसरे डायगोनल का स्क्वायर। अब देखो 65 का स्क्वायर कितना होता है, अब हमें पता है कि 60 का स्क्वायर होता है 3600, मतलब 36 के 100 के बाद जो अगला 5 का मल्टीपल होगा मतलब 5 के स्क्वायर में जो आता है वो क्या होता है 4225। ठीक है, 4225 ये मैंने ऐसे लर्न किया हुआ कि 65 का स्क्वायर 4225 होता है। ठीक है, कि मतलब लास्ट में 225 और 3600 से बड़ा होना चाहिए, यही होता है। अब पॉइंट ए के बाद था तो इधर पॉइंट 2 के बाद लग गया इंटू 4 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस D2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम 42 इंटू 4 करें मतलब 4 टू जा 8 4 4 जा 16 168, और वैसे ही 4 इंटू 0.25 मतलब 1 मतलब 169 होता है जी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 169 माइनस 25 ये क्या है D2 का स्क्वायर, और 169 माइनस 25 मतलब 144 इक्वल टू D2 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं सिंपली जो हमारे पास डायगोनल 2 है वो कितना आ गया 144 मतलब 12 का स्क्वायर, मतलब डायगोनल 2 होगा हमारे पास वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें बोला था कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। अब देखो जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा हाफ D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल 1 हमें दिया 5 और डायगोनल 2 आ गया हमारे पास 12, मतलब 2 से 12 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया, तो हमने 30 आंसर मार्क कर दिया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, बस आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि ये वैसे अगर आप क्वेश्चन में निकालने को बैठोगे तब तो लंबा, आप सीधा लर्न कर लोगे 4 इंटू ए स्क्वायर वो इक्वल होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। वैसे ही हमने जैसे पैरेललोग्राम में लर्न किया था कि दो एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम इंटू 2, तो वो किसके इक्वल होता है डायगोनल 1 का स्क्वायर डायगोनल 2 का स्क्वायर। इधर भी वही हम कह सकते हैं कि दो एडजेसेंट साइड मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2, तो कितना आ गया 2a स्क्वायर इंटू 2 मतलब 4a स्क्वायर। तो वही तो पैरेललोग्राम वाला ही तो फार्मूला बन रहा है इसमें, तो हम सिंपली वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगला हमारे पास है ट्रैपीजियम। अब ट्रैपीजियम में क्या होता है, बस जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होता है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, इसमें पैरेलल होता है। अब इसमें इक्वल हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैरेलल होना चाहिए। अब पैरेलल कैसे हो सकता है, सपोज करो एक साइड हमने ये ले ली, अब इसी के पैरेलल साइड दूसरी ले ली, अब जहाँ से हमने एक ऐसे ड्रा कर लिया एंड जहाँ से एक ड्रा कर लिया। और आप इसमें देखो कि ए बी सी डी, तो आपको पता लग जाएगा जो ए बी है सी डी के पैरेलल है। अब इक्वल तो है नहीं, पैरेलल है, बस एक कंडीशन होनी चाहिए क्या पैरेलल, तो ये क्या आ गया ये ट्रैपीजियम। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ये क्या ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स वो आपस में क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसका अगर हमें पैरीमीटर निकालना हो, पैरीमीटर क्या होगा इसका सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, मतलब जितनी भी 4 साइडें हैं उनका सम। ठीक है, मतलब जैसे जे साइड प्लस जे साइड प्लस जे साइड प्लस जे साइड, ये हम सम निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा इसका पैरीमीटर। और वैसे इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन सी है ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। अब हाइट क्या होगी, जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे हाइट, तो हम इनको कर लेंगे हाइट। तो हाइट हमने क्या कर दिया इधर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, मतलब जो आपस में दो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस, वो आ जाएगी इसकी हाइट। अब ऐसे इसी के बेस पे क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स हमें दी है 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और हाइट दी है 16 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा हाफ दो साइड के बीच में सम मतलब 50 और 3 80 इंटू 16, तो ये 2 8 जा 16 8 8 जा 64 मतलब 640 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज़ 441 एंड रेशियो ऑफ पैरेलल साइड दी है 5 और 9, मतलब हम कह सकते हैं एक साइड अगर 5x ले लें दूसरी साइड 9x हो जाएगी। ठीक है, और आल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैन दिया है हमें 21 सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 5x प्लस 9x मतलब 14x इंटू हाइट 21, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी 441, मतलब 21 इंटू 21 441। अब 2 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21/7 मतलब 3, और x की वैल्यू 3 हम मतलब है ये कितना आ जाएगा 5 3 या 15,
जे कितना आएगा 9 3 या 27। तो हमें क्या बोला था, लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड, लॉन्गर ऑफ पैरेलल साइड क्या है 27 सेंटीमीटर, तो 27 सेंटीमीटर को हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ट्रैपीजियम। तो अगला क्वेश्चन वैसे ही ये देखो, ये भी कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज़ इन द शेप ऑफ। अब देखो, अगर आपने कैनाल देखी हो, ठीक है, नहर, तो उसकी नहर इस शेप में होती है। ठीक है, ऐसे करके मतलब दो साइड्स पैरेलल होती हैं ना उसकी, ऊपर नीचे अगर हम पैरेलल बना लें ऐसे, ठीक है, इस शेप में है नहर आगे से। ठीक है, जागी नहर। अब बोला कि ए बी सी डी हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब हमें बोला कि एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया है 360, मतलब इसका एरिया दिया है हमें कितना है 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ द कैनाल इज 12 मीटर वाइड एट द टॉप, ऊपर से 12 मीटर वाइड है और 8 मीटर वाइड है इधर से, ठीक है, बॉटम से, तो हमें बताना है डेप्थ ऑफ कैनाल। मतलब हम सिंपली डेप्थ कैनाल की डेप्थ क्या होगी, जो ये हाइट होगी यही तो निकालनी है हमें। मतलब हम कह सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 12 8 20 इंटू हाइट, जो भी मतलब डेप्थ है कैनाल की वो हमें दी है कितनी 360। तो हमें क्या निकालनी है हाइट। अब ये 2 टाइम से कट गया, अब 0 से 0 कट गया, मतलब हाइट कितनी आ गई हमारे पास 36 मीटर। तो 36 मीटर मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप क्वेश्चंस को करोगे। अब वैसे ही हम स्लोली आगे बढ़ेंगे और हर एक क्लास करते जाएंगे, और आपका कम से कम कोई 15-20 क्लास में पूरा मेंसुरेशन आपका A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने मेरे से मेंसुरेशन कर दिया ना, तो आप पूरे नंबर लेके आओगे मेंसुरेशन में। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये है कि ABCD ट्रैपीजियम है और AB पैरेलल है CD के, और AB हमें दिया है 2CD। ठीक है, मतलब AB और CD की रेशो दी है 2:1, और बोला कि इफ़ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो हमें बताने की रेशियो ऑफ ट्राइंगल। हमें जो हम सबसे पहले इसके लिए सपोज करो आप ट्रैपीजियम बना ही लो। ठीक है, देखो ऐसे मैंने ट्रैपीजियम बना लिया। ठीक है, ये मैंने ट्रैपीजियम बना लिया। ये देखो, ये बन गया हमारा ट्रैपीजियम। क्या AB, अब AB बड़ा है, ठीक है, मतलब AB नीचे बना लेते हैं, CD ऊपर बना लेते हैं। अब हमें दिया कि AB 2CD का मतलब ये 2 है, ये 1 है, ये सपोज कर लो। अब बोला कि इफ़ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, अब इसके डायगोनल हैं जो ऐसे डायगोनल है इसके, वो आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। ठीक है, एट O, किस पे पॉइंट पे O पे। हमें बताना कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, मतलब जो रेशियो हमारा ट्राइंगल AOB का, AOB कौन सा है ये वाला, ठीक है, जो मैंने पिंक से ड्रा किया AOB, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा COD, COD मतलब ये वाला COD। अब देखो, आपको ट्रैपीजियम में एक चीज़ याद रखनी है, जो जे वाले अपोजिट ट्राइंगल होते हैं ना आपस में, जे आपस में क्या होते हैं सिमिलर। ठीक है, सिमिलर। वैसे जे वाला ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, जे आपस में क्या होते हैं सिमिलर, जे नहीं होते हैं, मतलब जे वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी साइड अलग हो सकती है। ठीक है, ये दोनों साइड्स अलग हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है इक्वल हो, पर लेकिन जो अपोजिट साइड होती हैं, ये आपस में पैरेलल है, तो ये मतलब प्रपोर्शंस में होंगी। ठीक है, अब इनका पक्का पता नहीं है ये प्रोपोर्शन में हो या नहीं। और जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी जब इंटरसेक्ट करते हैं ना आपस में, तो वो भी प्रोपोर्शन में ही इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इसकी रेशो और इसकी रेशो बराबर होगी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपस में दो ट्राइंगल क्या कहते हैं सिमिलर। और हमें बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें AOB। अब देखो AOB हमने एक ट्राइंगल ले लिया और एक COD ले लिया। अब इसकी जो साइड की रेशो है, साइड की रेशो हमें दी है 2:1 है, ये क्या आ गई साइड की रेशो। और एरिया की रेशो निकालनी हो तो हम क्या करेंगे साइड का ही तो स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि एरिया का क्या होता है साइड का ही तो स्क्वायर होता है। मतलब 2 का स्क्वायर 4:1, तो 4:1 आंसर आ जाएगा, मतलब C पार्ट। ये मत मार देना, ठीक है, ये गलत होगा। 4:1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्यों आया आंसर, क्योंकि हमें पता है कि जो जे वाला ट्राइंगल है और जे वाला ट्राइंगल ये आपस में क्या होता है सिमिलर। ठीक है, और ये सिमिलर है मतलब हमें पता लगे कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि मतलब जे वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। अगर सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स है मतलब सामने वाली साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी रेशो हमें दी है 2:1, तो एरिया की रेशो क्या होगी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब 4:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन ये है कि इन ट्राइंगल ABC, ऐसे हमने ABC एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया। ठीक है, ABC, एंड बोला कि D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB, D और E 2 पॉइंट्स है साइड AB, मतलब D इधर E इधर। ठीक है,
डी और ई, जहाँ हाँ डी और ई 2 पॉइंट्स हैं साइड ए बी पे, और हमें बोला कि ए डी अपॉन बी डी दिया 5 ये, और ये भी हमें दिया कि डी ई पैरेलल है इसके, मतलब डी ई पैरेलल है सी बी के, ये दिया हमें। और बोला हमें ए डी कौन सा है आपका, ए डी मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक, ए डी हमें दिया कितना है 5, और हमें दिया कि दूसरा क्या है बी डी मतलब नीचे वाला, ये हमें दिया कितना है 6, ये दिया हमें। तो हमें बताना कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मतलब पूरा ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी बी, सॉरी ट्रैपीजियम डी ई सी बी, हमें इस ट्रैपीजियम का एरिया और पूरे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बतानी है, ठीक है क्या होगी। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम एक जे वाला ट्राइंगल ले लें, मतलब ऊपर वाला ए ई डी, हमें पता लगेगा जो इन मतलब जो ट्राइंगल है हमारा ए ई डी, ये क्या होगा सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, होगा ना सिमिलर, क्योंकि जे साइड देखो अगर आप, जे साइड कौन सी, जे वाली साइड इस वाली साइड के क्या है पैरेलल है, और आपस में ये प्रोपोर्शंस में है, और वैसे ही जे वाली साइड इस पूरे साइड्स के प्रोपोर्शन में होगी, और जे वाली साइड इस पूरे साइड के प्रोपोर्शन में होगी। क्यों होगी, क्योंकि जे वाला ट्राइंगल है जो इसकी जो मतलब ये जहाँ पे ये मीट कर रहा है, जे वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि जे वाला ट्राइंगल और जे वाला ट्राइंगल मतलब पूरा ट्राइंगल ये आपस में क्या होगा सिमिलर होगा, और ये सिमिलर है तो हम कह सकते हैं इनकी साइड की रेशो क्या है, साइड की रेशो। अब देखो ए ई डी मतलब छोटा ट्राइंगल, इसकी साइड क्या है 5 रेशो, और जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ए बी इसकी क्या है 11, 6 5 क्या होगा 11, मतलब इसकी साइड की रेशो हम कह सकते हैं 11, और साइड की रेशो जी है तो हम कह सकते हैं एरिया की रेशो क्या होगी 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 11 का स्क्वायर मतलब 121, यही तो होगी, ठीक है इनके एरिया की रेशो। और हमें क्या बोला था कि हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमें क्या बोला था ट्राइंगल ए बी सी की रेशो निकालनी है हमें ट्रैपीजियम कौन सा डी ई सी बी के, डी ई सी बी के। अब देखो हम ट्राइंगल की तो हमें पता कर ली, ठीक है, पर हम इसकी कैसे करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि हम इसकी कैसे करें। अगर हम देखो ये जो पूरा ट्राइंगल है ना पूरा ट्राइंगल, इसमें से अगर हम जे वाला पोर्शन माइनस कर दे पोर्शन माइनस, तो हमारे पास सिंपली जे वाला पोर्शन ही तो बचेगा, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था, जे तो हमने निकाल दिया था कितना था 121, ठीक है, और वैसे ही जो ट्राइंगल डी ई सी बी होगा वो क्या होगा 121 है, उसी में से हम जो ट्राइंगल छोटा वाला है मतलब कितना 25 उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास रेशो कितनी आ जाएगी 121 रेशो 121 माइनस 25 मतलब 96, तो हम मतलब 121 रेशो 96 आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता हमारा आंसर, ठीक है। तो कैसे किया मैंने कि हमें ये छोटा ट्राइंगल थी इसकी रेशो दी थी 5, इसकी रेशो दी थी 6, मतलब हम पता लगे कि टोटल रेशो कितनी होगी 11, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये वाला ट्राइंगल है इसकी और इस पूरे ट्राइंगल की एरिया की रेशो कितनी होगी 25 रेशो 121, और हमें बोला कि हमें पूरे ट्राइंगल की रेशो निकालें किसके इस ट्रैपीजियम के, तो हम पूरे ट्राइंगल की जो रेशो थी वो हमें पता लगी 121 थी, और जो इस ट्रैपीजियम की होगी वो क्या होगी 121 में से 25 निकाले मतलब ऊपर वाले की निकाली, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96, मतलब 121 रेशो 96 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने मार्क कर दिया, और ये क्वेश्चन मैंने आपको एकदम डिटेल में स्लोली समझाया है, ठीक है, हर एक स्टेप वाइज, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको डायगोनल की मतलब क्वाड्रिलेटरल है कोई भी एक, ठीक है, उसकी डायगोनल की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। अब ये नहीं दिया हमें ट्रैपीजियम वगैरह वो खत्म हो गया, ठीक है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन इज डायगोनल फ्रॉम अदर टू बर्थ, अब ये वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास ऐसे सपोज करो, ठीक है, ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लिया, सपोज करो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल आपके पास। अब बोला कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 8 सेंटीमीटर, ऐसे लेंथ है इसकी कितनी 8 सेंटीमीटर। बोला कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑफ दिस डायगोनल फ्रॉम अपोजिट टू वर्टिसेस, ठीक है। अब जैसे जहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये सपोज करो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें और 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे से ऐसे करके ड्रा कर रहे हैं इधर, वो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जे वाली साइड है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल में देखो सबसे पहले पढ़ा था ना हमने हाफ इंटू जो डायगोनल होता है H1 प्लस H2, कहाँ पढ़ाया था मैंने क्वाड्रिलेटरल, हाँ ये पढ़ा था हमने, ये देखो पढ़ा था ना हमने, क्या होता है अगर ये ऐसे है कि दो हमने एक डायगोनल है और डायगोनल पे अपोजिट साइड से हाइट बना रहे हैं हम मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल अपॉन H1 प्लस H2, सिंपल फार्मूला, ठीक है। तो हम सिंपल इधर फार्मूला लगा सकते हैं क्या
कहाँ गया क्वेश्चन। तो हम इधर सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं क्या, इसका फार्मूला क्या है, 1/2 डायगनल, डायगनल कितना है 8 इंटू सम ऑफ हाइट, हाइट कितनी है 8 + 12 मतलब 20, मतलब हम सिंपल कैसे हैं 2 4 जा 8, 4 इंटू 20 मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 80 कहाँ पे है, सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे बड़ी आसानी से। अब अगला क्वेश्चन ये देखो, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन बोला है। अब देखो हेक्सागन भी आप लगे हाथ समझ ही लो, हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स वाला। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास 6 साइड्स वाला। अब रेगुलर बोला है मतलब इसकी हर एक साइड क्या होगी आपस में इक्वल, तो ये हमने बना लिया हर एक साइड इक्वल। ठीक है, 6 साइड्स इक्वल बना ली हमने। अब अगर हम इधर डायगनल ड्रा करें, इसके डायगनल अच्छा नहीं बना, ये देखो ये एक डायगनल ड्रा किया हमने, ये दूसरा डायगनल ड्रा किया, और ऐसे ही हमने तीसरा डायगनल ड्रा किया, जो इधर पॉइंट में मीट करेगा, जो थोड़ी टेढ़ी बन गई। ठीक है, और देखो ए बी सी डी ई एफ, और ये किसी ओ पॉइंट में मीट कर रहे हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है, जो रेगुलर हेक्सागन होता है ना, रेगुलर हेक्सागन क्या करता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, जो इसके रेगुलर हेक्सागन के जो डायगनल होते हैं हमेशा क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसको डिवाइड करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी साइड है इक्वल हो। ठीक है, और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो क्या होता है। और देखो जो अगर हम इस वाले का एरिया निकाल लें, ठीक है, सिंपली इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। यही तो हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है। और हमें वैसे ही अगर हेक्सागन का निकालना होता है, हेक्सागन में टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है, तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, मतलब कह सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब आप कह सकते हो कि जो हेक्सागन का एरिया होता है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया वो क्या होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। तो वैसे ही हमें बोला था कि एरिया निकालना है हमें रेगुलर हेक्सागन का। अब एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 मतलब 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 के 24 मतलब 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो 24√3 मतलब बी पार्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारा कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने आज, एक तो पढ़ा हमने पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, एक पढ़ा हमने रोम्बस, एक ट्रैपीजियम, और क्वाड्रिलेटरल भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखे 2-3, ठीक है, और एक हेक्सागन का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। ठीक है, तो आराम से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतना कुछ सीख लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और अब आपसे मुलाकात होगी एक बहुत ही अच्छे सेशन जो हम आगे करेंगे। ठीक है, अब पूरा हम A to Z कंप्लीट करेंगे, तो अब मुलाकात अगली सेशन में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।